नमस्कार, सूचक समाचार के विशेष कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। तो चलिए शुरू करते हैं ये विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कर और राजस्व संग्रहण प्रणाली को बेहतर बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्व संग्रहण किसी भी राज्य के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर चोरी सहित राजस्व लीकेज के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश की राजस्व आय में पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% की वृद्धि हुई है। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राजस्व संग्रहण आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि टैक्स कंप्लायंसेंस बढ़ाने, कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने और राजस्व लीकेज रोकने के साथ ही राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली के अधिक से अधिक उपयोग और कर से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने जीएसटी चोरी से संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। श्री शर्मा ने कहा है कि नकली शराब की फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही अवैध शराब के संबंध में जानकारी देने वाले मुखबिरों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं और इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल राजस्व अर्जन 14,000 करोड़ रुपए अधिक हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां राजस्व में 4,800 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी, वहीं इस वर्ष 2024-25 में राजस्व में यह वृद्धि 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूचक समाचार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जारी की है। ये पॉलिसी राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाएगी और प्रदेश को लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित भी करेगी। पेश एक खास रिपोर्ट। राजस्थान को वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने की कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 जारी की है। यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए लॉजिस्टिक लागत में कमी लाएगी और राजस्थान को लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करेगी। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ लगने वाले उद्योग लॉजिस्टिक और परिचालन लागत को कम रखते हुए निर्यात के साथ साथ स्थानीय मांग को भी बखूबी पूरा कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हुए हमारा राज्य देश के लगभग 40% बाजार तक पहुँच रखता है। यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के बीच प्रमुख बुनियादी ढांचे की सुविधा के रूप में उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में पूरी तरीके से सक्षम है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान करता है। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को
भी आगे बढ़ाने में भरपूर अवसर प्रदान करेगी। इस पॉलिसी में कई आकर्षक प्रावधान भी किए गए हैं। इनमें कई तरीके की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गो टर्मिनल, ट्रैकर पार्क के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक का एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% कैपिटल सब्सिडी 10 वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में लॉजिस्टिक पार्क का विकास करने वाले निवेशकों को भी विशेष रियायतें दी गई हैं। निजी मल्टी मॉल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स को 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसकी वार्षिक सीमा 50 लाख रुपए होगी। कर और शुल्कों में विभिन्न रियायतें भी दी जाएंगी, जिनमें स्टाम्प ड्यूटी पर 75% छूट और 25% पुनर्भरण, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 वर्षों तक 100% छूट, कन्वर्जन ऑफ लैंड चार्जेस पर 75% छूट और 25% पुनर्भरण और मंडी फीस पर 7 वर्षों तक 100% छूट शामिल है। इस पॉलिसी में रोजगार सृजित करने के भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में अधिक से अधिक लॉजिस्टिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिको के आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ या 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूजत समाचार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वीर गति को प्राप्त हुए सीकर के श्री माधोपुर निवासी आईटीबीटी के जवान रतनलाल गुर्जर को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि वे श्री रतनलाल गुर्जर जी की शहादत का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को संवेदना देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को ये वज्र पात्र सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भरत कुमार के नाम से प्रख्यात सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक श्री मनोज कुमार जी का निधन अत्यंत दुखद तथा फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति है। श्री शर्मा ने शोक संतप्त परिवारजनों को संवेदनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दें, अकथनीय दुख सहने की शक्ति भी दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को वैशाली नगर स्थित गोविंद धाम जानकी पैराडाइज पहुंचकर महामंडलेश्वर श्री ईश्वरानंद ब्रह्मचारी जी, श्री उत्तम स्वामी जी महाराज के श्रीमुख से भगवत गीता का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बहुत सौभाग्य की बात होती है। श्रीमद् भागवत कथा से भगवान श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप का ज्ञान होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषि मुनियों, साधु संतों, महंतों ने सनातन संस्कृति को दुनिया में आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन जनमानस के लिए समर्पित किया है। उन्होंने इस अवसर पर भव्य आरती में भी सम्मिलित होकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगल जीवन के लिए प्रार्थना की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।